कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उसी से पढ़ेंगे अपन कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, आ जाओ। कैसे पढ़े अपन? तो अपन ने क्या किया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। जैसे मॉलिक्यूल है कोई A2 मॉलिक्यूल, दोनों एटम एक जैसे हैं, ये A एटम हो गया और ये एक और A एटम हो गया। ठीक है, दोनों A एटम। यहाँ बीच में क्या हो गई, ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन गया अपना, कोवेलेंट बॉन्ड। ये यहाँ का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ एटम A, हो गया। फिर ये वाला न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस से यहाँ तक की दूरी, ये क्या हो गया, R A। समझ में आए? ये जो दूरी नजर आ रही, ये वाली दूरी, ये वाली जो दूरी नजर आ रही है आपको, ये इस दूरी को हम लोग कहते हैं DAA। DAA क्या है, इट इज द इंटर न्यूक्लियर, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2A एटम्स। समझ में आए? इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड की लंबाई। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ A-A बॉन्ड। ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड की क्या है, लंबाई। समझ में आ गया पक्का? अब आप यहां से देखो तो ये जो DAA दूरी है, ये वाली दूरी, ये एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन नियरली इक्वल टू ये वाला RA प्लस दूसरा वाला RA हो जाएगा पक्का, है ना? तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, DAA इज नियरली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RA। और अगर मेरे को यहां से RA निकालना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, RA इज इक्वल टू हाफ, वो 2 नीचे चला जाएगा, हाफ ऑफ क्या, DAA। समझ में आए? अब ये क्या चीज है, ये RA क्या है, इट इज द एटॉमिक या कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस ऑफ A एटम। जो A एटम है उसका क्या है, कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ गया? ये DAA क्या है, दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ AA बॉन्ड। समझ में आया? तो कोवेलेंट रेडियस को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज नियरली इक्वल, है ना, नियरली इक्वल टू हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2A atoms bonded together by a single covalent bond। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा। तो लिखेंगे कोवेलेंट रेडियस में लिखेंगे CR, कैपिटल C कैपिटल R, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया CR। लिखेंगे इट इज नियरली इक्वल, इट इज नियरली इक्वल टू half of the internuclear distance, it is nearly equal to half of the internuclear distance between two like atoms, एक जैसे एटम होने चाहिए, between two like atoms bonded together by a single covalent bond, bonded together by a single covalent bond। ठीक है, it is also called single bond covalent radius, it is also called सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, ब्रैकेट पे लिखेंगे SBCR, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस SBCR। समझ में आ गया भैया? ठीक, चलो ये जैसा लिखा है ऐसा चित्र बना के नोट करो फटाक से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया क्या? अब मान लो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जैसे यहाँ तो A और A के बीच बॉन्ड बना है, अब A और A ना हो, मतलब ऐसा कोई एटम हो
जो अपने ही साथ बॉन्ड नहीं बनाता हो, किसी और के साथ बॉन्ड बनाता हो, है ना। ऐसे केस में हो कि यहाँ एक ए एटम और साथ में एक बी एटम, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस से लेके यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, आर ए हो जाएगी, और इसके न्यूक्लियस से लेकर के यहां तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, आर बी। समझ में? अब ये वाली जो दूरी है, ये दूरी क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम डी ए बी। क्या बन जाएगा, डी ए बी। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डी ए बी आर ए का डबल है क्या, नहीं। या आर बी का डबल है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों सेम है क्या, नहीं, अलग अलग। तो अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं, डी ए बी इज नियरली इक्वल टू क्या, आर ए प्लस आर बी। समझ में आए? अब अपने पास आर ए आ जाएगा, कहां से आ जाएगा, यहां से। डीएबी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली, न्यूक्लियस हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह से फाइंड हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी फाइंड कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते लेकिन न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों की दूरी फाइंड हो जाएगी एक्सपेरिमेंटली। आर ए की वैल्यू यहां से उठा के डाल देंगे, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आर बी। समझ में आया पक्का? ठीक, चलो यार चित्र बनाओ। पहले मैं गया था तो बंद था। आओ, अब मान लो मेरे पास ऐसा दो आइटम है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सुना है क्या आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लो जैसे मेरे पास H और Cl के बीच बॉन्ड बना हुआ है, ठीक। अब यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या, नहीं। यहाँ Cl अच्छा आदमी, गंदा आदमी, गंदा आदमी, तो Cl क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा अपनी ओर। Cl के पास जाएंगे, Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए। यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। चार्ज आ गया, दोनों में चार्जेस डेवलप हो गए। कौन से चार्ज डेवलप हुए, लाइक या अपोजिट, अपोजिट चार्जेस डेवलप हो गए। और अपोजिट चार्जेस डेवलप होने से क्या होगा, बोलो, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बोलो, अपोजिट चार्जेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ, क्या स्पेलिंग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा, बढ़ जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, दूर चले जाएंगे, पास आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो अभी पहले पढ़ रहे थे हम लोग डी ए बी, वो पहले नियरली किसके इक्वल था, आर ए प्लस आर बी। अब ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा, तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें माइनस करेंगे अपन 0.09 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई एन, ठीक। ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्टीवेंसन, स्टीवन अंकल का लड़का था, स्टीवेंसन शूमेकर, दूसरा वाला मोची था, यहीं बैठता था सेक्टर 6 में, है ना। तो स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन बोलते हैं इसको। समझ में आया? ये स्कूल में काम नहीं आएगा, ये केवल और केवल जेई के लिए। नीट वाला कोई हो तो नीट में भी बहुत काम नहीं आएगा। नीट पे मैंने कभी सवाल नहीं देखा इस पे, लेकिन जेई पे मैंने सवाल देखा है, ठीक है जी। तो स्टीवेंसन शूमेकर इक्वेशन, ये माइनस क्यों किया हम लोग, क्योंकि बॉन्ड चार्ज डेवलप होने से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से बॉन्ड लाइन छोटा हो गया, ठीक है। इतना ही क्यों माइनस किया, वो स्टीवेंसन शूमेकर को पता है, वो लोग बताए नहीं हम लोग को, हमको केवल याद करना है इतना, ठीक है जी, समझ आ गया। चलो नोट करो, मैं मोबाइल का थोड़ा भूखा मर गया है, मेरा मोबाइल लिख लिए बेटा। तो ये था अपना कोवेलेंट रेडियस। कब देखने को मिलेगा, जब कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। बाप रे, यहाँ इतना सारा वो है, प्लग है जिसकी इंतहा नहीं, इसमें सब आप दुनिया भर का चार्ज कर सकते हो, जरूरत एक ठो की भी नहीं है ना। केवल मोबाइल चार्जिंग के लिए मैं बोला था एक ठो लगवा देना मेरे लिए करके, जब बन रहा था ये, तो अंकित सर बोले ले जाओ, ऐश करो, खाओ बिजली, हो रहा है चार्ज। ये भी है, ये भी है। आप में से किसी को उंगली डालने का शौक हो इसके अंदर, है ना, तो बहुत सारा केब है अपने पास प्लग, आप एंजॉय कर सकते हैं। आइए अगला वाला लिखेंगे भैया, नंबर 2। नंबर 2 इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस MR, मेटेलिक रेडियस इज योर MR, मेटेलिक रेडियस MR। इसको पढ़ने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि एक मेटेलिक क्रिस्टल अंदर से दिखता कैसा है ना।
तो मान लो जैसे मेरे पास सोडियम सॉलिड है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 2 8 और 1, इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? नहीं, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ आयन बना देता है ना। ऐसे मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर होता है, 2 8 और 2, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा आपके? 2, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा। एल्यूमिनियम है Al, इसका एटॉमिक नंबर 13, 2 8 और 3, क्या बनाना पसंद करेगा? Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पागल हो जाएंगे हम लोग, +1 भी है, +2 भी, +3 भी, टाइटेनियम +4, बहुत सारे बनते हैं। तो अपन ने एक मेटल M ले लिया, ठीक है। मेटल M क्या करेगा? M+N आयन बना लेगा और N इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। तो ये जो M+N आयन है जितने भी, ये मेरे को लग रहा है कि मैं पहले पढ़ाया हूँ एक बार। तो ये M+N आयन जो है सब आजू बाजू आ जाएंगे, ठीक। और ये सब एक दूसरे से, कहाँ गया भाई, ये है ना, ये सब एक दूसरे से चिपक जाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। ऐसे आपको जितना बनाना है आप पूरा अपने कॉपी में भर दो, मेरे क्या है नहीं। अच्छा, अभी इनको बोलते हैं अपन लोग मेटल कर्नल्स। ये जो पूरा अरेंजमेंट आ गया, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मेटल कर्नल्स, ठीक। अच्छा, अब बीच की जो जगह बच, अब इनमें अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा? रिपल्शन, भयंकर रिपल्शन होगा, सब पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो खाली जगह है उसमें पाए जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मेटल कर्नल्स इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अ मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड कुछ इस प्रकार का दिखता है, समझ आ गया भैया? मेटल कर्नल्स इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस अवस्था में दो नियरेस्ट मेटल आयन जो है उनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा जो होगा, उनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये वाला, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका आधा जो होगा वो क्या कहलाएगा भैया? वो कहलाएगा आपका मेटेलिक रेडियस। समझ में आया भैया? ठीक, डिस्टेंस का आधा, ठीक। तो लिखेंगे मेटेलिक रेडियस, it is nearly equal to half of the, it is nearly equal to half of the internuclear distance, it is nearly equal to half of the internuclear distance between, half of the internuclear distance between two nearest, between two nearest metal ions, between two nearest metal ions in a metallic, in a metallic crystal, in a metallic crystal या metallic solid। समझ में आ गया पक्का? तो ये थोड़ा चित्र बना लेंगे ऐसा, ये वाला भी बना लेंगे। ये MR समझ जाओगे, MR कौन है? मेटेलिक रेडियस, ठीक है जी, बन जाएगा। चलो ऐसे साइड में कहीं बना लेना इसको, पहले वो बना लो ऊपर वाला, ये पढ़ाया हूँ पहले, मेरे को लग रहा है कहीं रेडॉक्स के लास्ट। तुम लोग को सबको पीरियोडिसिटी मॉड्यूल मिल गया, नया वाला मिल गया ना? कोई ऐसा तो नहीं जो बच गया है? ये चित्र बना लेना बेटा, है हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे भैया वैन डर वाल नहीं, अच्छा बताओ मेरे को, पीछे आप कोवेलेंट रेडियस भी देख के आए, तो कोवेलेंट रेडियस में और मेटेलिक रेडियस में, ये वाला कोवेलेंट रेडियस है, हाँ कोवेलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस में आपको बड़ा कौन सा लग रहा है? कोवेलेंट बड़ा लग रहा है, मेटेलिक बड़ा लग रहा है? क्योंकि मेटेलिक हम लोग बाहर तक के मेजर कर रहे हैं, कोवेलेंट में थोड़ा ओवरलैपिंग हो जा रहा है, इस वजह से कोवेलेंट रेडियस थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है। समझ में आ गया पक्का? तो नीचे लिख लेंगे भैया MR इज ग्रेटर देन CR, मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ गया यहां तक के? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस
VWR, वैंडरवाल रेडियस। ये वैंडरवाल बॉन्ड क्या होता है? जैसे आप लोग हो, है ना, और बाहर रोड में भी एक ठो कार वाला जा रहा है ना, अच्छा, आप लोगों का आपके माता पिता के साथ बॉन्ड है कि नहीं है? माता पिता का बॉन्ड है, रिश्ता, खून का बॉन्ड है कि नहीं? भाई बहन के साथ क्या है? खून का बॉन्ड है। आपका आपके दोस्तों के साथ दोस्ती का बॉन्ड है कि नहीं? है बॉन्ड है। आपका मेरे साथ गुरु शिष्य का बॉन्ड है, जैसा भी होता है नहीं? लेकिन अभी एक आदमी रोड से जा रहा है कार में सामने से, उसके और आपके बीच में कोई बॉन्ड है नहीं, है ना? क्या उसके और आपके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? एक तो छोटा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपके पास मास है कि नहीं है? वो जो आदमी जा रहा है उसके पास मास है कि नहीं है? दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, चांद और धरती के बीच में लगता है, इतना दूर है, तो इसमें और आप में लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो जैसे अभी वो कार वाला अपन बात कर रहे थे, वो कार चला के जा रहा है, तो अभी वो आगे बढ़ गया है, तो आप लोग भी खींचे चले जा रहे हो क्या? उसके पीछे रस्सी बंधी है, आपको खींच के ले जा रहा है क्या वो? नहीं। बॉन्ड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है? वीक बॉन्ड है, बहुत वीक बॉन्ड है, नहीं है बॉन्ड कोई, जबरदस्ती कह रहे हो आप, ना के बराबर बॉन्ड है ग्रेविटेशनल, कोई फोर्स थोड़ी ना, खिंचाव महसूस हो रहा है क्या आपको? नहीं। तो कोई बहुत भयंकर बॉन्ड है क्या? नहीं, एकदम सड़ा बॉन्ड है, नहीं है बॉन्ड। वैसे ही जब हमारे यहाँ एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, जैसे सोडियम मेटल है तो इसके क्रिस्टल में मेटेलिक बॉन्ड मिलेगा, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड मिलेगा, है ना? आपका H2O एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। लेकिन मान लो जैसे हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, ये लोग कंपाउंड बनाते हैं क्या? नहीं। ये लोग बॉन्ड बनाते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बनाते बॉन्ड? इन लोगों का आउटर शेल कैसा होता है? कंप्लीट। ये लोग बॉन्ड बनाते नहीं बनाते? नहीं, इनर्ट गैस बनाते हैं। अब हीलियम के या नियॉन के दो एटम, इनके बीच कौन सा बॉन्ड होगा? कोई बॉन्ड नहीं होगा। जब कोई बॉन्ड नहीं होता तो केमिस्ट्री में उसको कह देते हैं वैंडरवाल बॉन्ड। एकदम नाजुक बॉन्ड है, एकदम वीक बॉन्ड है, क्या नाम दिया है उसको? वैंडरवाल बॉन्ड। अपन आगे जाके पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ये वैंडरवाल बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। यहाँ बॉन्ड है? नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है। जो कोई बॉन्ड नहीं है वो 3 प्रकार का है, ना के बराबर है एकदम, लेकिन इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना के बराबर, कोई बॉन्ड नहीं। उसको अपन लोग कौन सा बॉन्ड बोल देते हैं? वैंडरवाल। जब कुछ नहीं तो क्या बोल दिया? वैंडरवाल। समझ में आ गया पक्का? वैंडरवाल बॉन्ड कहां पाया जाता है? कौन से लोगों के बीच पाया जाता है? जो दो लोग बॉन्डेड होते हैं या नॉन बॉन्डेड होते हैं? नॉन बॉन्डेड। समझ में आ गया? तो ऐसे दो नॉन बॉन्डेड लोगों के बीच में, जैसे ये मैंने एक आर्गन ले लिया और एक और आर्गन ले लिया, ये लोग एक दूसरे से चिपक के रहेंगे, दूर दूर रहेंगे? दूर दूर रहेंगे, क्योंकि ये लोग कैसे हैं? बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड है? नॉन बॉन्डेड है। आर्गन ले लिया मैंने, मान लो आर्गन गैस ले लिया। अभी आर्गन गैस के मौलिक गैस के एटम्स हैं, ये एक आर्गन एटम है, ये दूसरा आर्गन एटम है, ये एक जगह खड़े रहेंगे क्या? ये गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल एक जगह खड़े रहते हैं, यहां से वहां उड़ते रहते, उड़ते रहते। अब आपको इनके बीच का दूरी मेजर करना है, इस हाले एक जगह रुके ही नहीं रहे हैं, आप इनके बीच का दूरी मेजर कर पाओगे? तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे ए रुक, तो आपकी बात मान लेंगे? नहीं, आपकी बात आप किसी की नहीं मान रहे हो, वो कहाँ मानेंगे, है ना? तो रुकने वाले हैं क्या वो? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको एक जगह फ्रीज करना पड़ेगा। कैसे फ्रीज करोगे? सॉलिडिफाई कर दो, ठंडा कर दो। जब वो लोग सॉलिडिफाई हो गए तो सॉलिड के मॉलिक्यूल यहां से वहां मूव करते हैं क्या? केवल अपनी जगह में खड़े होके हल्का हल्का वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं क्या? नहीं। तो हमने क्या किया? इसको सॉलिडिफाई कर दिया। सॉलिडिफाई क्यों किया हमने? ताकि ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। समझ में आया? उस समय भी ये लोग चिपके हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग बॉन्डेड है, नॉन बॉन्डेड है? नॉन बॉन्डेड। इस समय इन दोनों के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाएगा भैया? बोलो, वैंडरवाल रेडियस। तो अब मेरे को बताओ, वैंडरवाल रेडियस कौन से स्टेट में फाइंड करोगे? लिक्विड, सॉलिड, गैस?
सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में क्यों फाइंड करोगे? ताकि वो लोग की जगह फिक्स हो जाए। बॉन्डेड एटम के बीच फाइंड करोगे नॉन बॉन्डेड एटम। तो नॉन बॉन्डेड एटम, अच्छा दो, जैसे ये हीलियम का मॉलिक्यूल सॉलिड है, तो हीलियम या आर्गन का सॉलिड बनाया आपने, इतना बड़ा सॉलिड बनाया है, तो उसमें दो ही ठो एटम होगा कि बहुत सारा होगा? बहुत सारा होगा। तो और भी एटम है, इधर भी है, इधर भी है। हम लोग यही दो क्यों लेंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नियरेस्ट। इन दोनों को नहीं लेंगे। किसको लेंगे? दो नियरेस्ट। जो नियरेस्ट होंगे उनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या? हाफ। क्या कहलाएगा? वैन डर वाल रेडियस। समझ में आ गया भैया? तो लिखेंगे भैया इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, किसका हाफ? मेरा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two nearest non-bonded atoms, two nearest non-bonded atoms in their कौन सा स्टेट? in their solid state. Two nearest non-bonded atoms in their solid state. समझ में आ गया? पक्का solid state पे देखेंगे। ये वाला चित्र बना लेंगे भैया ऐसे ही करके। और बताओ क्या चल रहा है जीवन में, स्कूल में? केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। ये वाला हो गया पूरा, टेस्ट भी हो गया। कितना नंबर आया? मिला नहीं है? 20 में से? अच्छा 25 में से। मैं बोला 20 में से 21 आया भाई साहब। नहीं, जनरली 20 का होता है ना स्कूल में टेस्ट। तुम्हारे यहाँ पटनी ज्यादातर स्कूलों में 20 नंबर का होता है। वो मैं टेंशन में आ गया, 20 में से 21 ले आई भाई साहब। 21 किसको पढ़ा दिया हूं मैं? ऐसा क्या पढ़ा दिया? क्या पूछते हैं वो लोग स्कूल में? वाई कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम है? क्या आया था पेपर में? तो वो तो पिछले चैप्टर का हो गया। तो अच्छा इसके पहले वाला आया था। हाँ ठीक, ये चैप्टर का नहीं हुआ ना। और तुम्हारे यहाँ और कितना नंबर आया पीछे टेस्ट में? 25 स्टैंडर्ड है मतलब। तुम्हारे यहाँ नहीं, कितना नंबर आया टेस्ट में? हुआ ही नहीं, बताए नहीं कि तू मेरे को नहीं बताना चाह रही है? टेस्ट देने नहीं गई थी? अच्छा कब? अच्छा मैम से पूछेगी, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ चैप्टर 1 का ही हुआ? कितना है? 16 आ गया था। ठीक है चलो बढ़िया बात है। और तेरा पीछे? और आखिरी वाले में लेटेस्ट में 11 नंबर? ये तो गलत है यार। कौन सा चैप्टर आया था? हैं? पीरियोडिसिटी था। उसके पहले वाले में किस में, कितने में से? 25 ही है क्या इधर? सबका 25 का होता है? 30 का होता है। तेरा कौन सा स्कूल है? अच्छा बीएसपी सेक्टर 10। ठीक चलो हमारे उधर रायपुर में 20 नंबर का होता है मेरे को जहां तक ध्यान है। खैर चलो ठीक है, चलो जो भी ठीक है भैया, बढ़िया, बधाई हो आप लोग को बहुत बहुत। आओ आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब ये बताओ वैन डर वाल रेडियस जो है कौन से एटम का निकालते हैं? बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड? नॉन बॉन्डेड। बहुत बढ़िया। तो किसके लिए निकाल सकता हूं मैं? ऐसा एक स्टेटमेंट है, वैन डर वाल रेडियस कैन ओनली बी डिटरमाइंड फॉर इनर्ट गैसेस। ट्रू और फॉल्स? नहीं, फॉल्स। वैन डर वाल रेडियस आप किन्हीं भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के लिए निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है इनर्ट गैस होना चाहिए। अब क्या मतलब है सर इसका? जैसे मेरे पास क्लोरीन है, Cl2 के रूप में पाई जाती क्लोरीन गैस,
इसका मैंने Cl2 का सॉलिड बना दिया, Cl2 का सॉलिड, समझ में आया। अब ये एक Cl एटम है, ये दूसरा Cl एटम है, Cl और Cl, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की दूरी है, इस दूरी को अपन लोग क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड डी Cl और Cl, बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl बॉन्ड, समझ में आया। इस दूरी का अगर मैं आधा ले लेता हूं तो ये जो चीज निकलेगी ये क्या होगी, वैंडरवॉल रेडियस होगा, मेटेलिक रेडियस होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा। ये होगा कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि यहाँ कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट। समझ में आ गया पक्का। अब Cl2 का जो मैं सॉलिड बनाऊंगा, इसमें एक तो Cl2 होगा या बहुत सारा Cl2 होगा, बहुत सारा होगा ना, सॉलिड बनाया इतना बड़ा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। आइस एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा होता है। तो इसके बाजू में एक और मॉलिक्यूल होगा जो ऐसा करके होगा, ये Cl और ये Cl, ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी का जो आधा होगा यहां कहीं से, ये क्या कहलाएगा बोलो फिर से, कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा पक्का। ये दोनों बॉन्डेड है नॉन बॉन्डेड, बॉन्डेड, ये दोनों बॉन्डेड है नॉन बॉन्डेड, और ये दोनों के बीच क्या है, कोई बॉन्ड नहीं है, ये दोनों नॉन बॉन्डेड। समझ में आया। ये वाला और ये वाला क्या है, ये बॉन्डेड है नॉन बॉन्डेड, ये वाला क्या है, और ये वाला क्या है, और ये वाला भी क्या है। अपने को कौन से चाहिए, दो फारदेस्ट, नियरेस्ट, दो नियरेस्ट कौन से, ए और डी, ए और सी, बी और सी, ये दोनों कैसे हैं, नियरेस्ट। इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है, कैसे ना पूरे बाबा में, बड़ा मुश्किल काम हो जाता सही में ये बोर्ड में ना। ये जो दूरी है, इस दूरी का जो आधा होगा ये क्या कहलाएगा बोलो, वैंडरवॉल रेडियस। समझ में आया पक्का। कौन सा रेडियस बड़ा दिख रहा है आपको, कोवेलेंट रेडियस या वैंडरवॉल रेडियस, वैंडरवॉल रेडियस बड़ा दिख रहा है। कितना बड़ा है ये, है बहुत बड़ा है, एटम के बाहर तक नाप रहे हैं, अभी तक कोवेलेंट रेडियस कहां नाप रहे हैं, एटम के अंदर ही हो जा रहा है खत्म। मेटेलिक रेडियस थोड़ा सा बाहर हो रहा है, कोवेलेंट रेडियस बहुत बाहर हो रहा है। तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, वैंडरवॉल रेडियस, तो सबसे बड़ा वैंडरवॉल रेडियस होगा, दूसरे नंबर पे मेटेलिक, और सबसे छोटा रेडियस कौन सा होगा, कोवेलेंट। समझ में आया पक्का। कोवेलेंट रेडियस कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी टू बॉन्डेड एटम्स, ट्रू और फॉल्स। कोवेलेंट रेडियस कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी टू बॉन्डेड एटम्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। एनी टू क्या बोला मैंने, बॉन्डेड एटम्स। कोवेलेंट रेडियस कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, ट्रू। ओ सॉरी, हाँ मेरी गलती, माय मिस्टेक। वैंडरवॉल रेडियस है, ये सही बोल रहा था। वैंडरवॉल रेडियस कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी टू बॉन्डेड एटम्स, ट्रू और फॉल्स। वैंडरवॉल रेडियस कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी टू बॉन्डेड एटम्स, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। वैंडरवॉल रेडियस कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, ट्रू। समझ में आया। किसके लिए निकालेंगे हमेशा, नॉन बॉन्डेड के लिए। जरूरी इनर्ट गैस के लिए निकालेंगे नहीं, किसी के लिए भी निकाल सकते। समझ में आया। तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा, वैंडरवॉल रेडियस। चलो फटाक से निकालो, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया भैया, नीचे लिखेंगे वैंडरवॉल रेडियस कैन बी डिटरमाइंड, वैंडरवॉल रेडियस कैन बी डिटरमाइंड फॉर एनी टू non-bonded atoms, वो जो होमवर्क दिया था वो कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं लगाओगे बेटा आप परेशान होगे आगे, है ना। तो आप मॉड्यूल जरूर सॉल्व करें, आप मॉड्यूल पूरी सॉल्व कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, है ना। कल मेरे को एक बच्ची मिली थी, परसों, कल ही तो मैं रायपुर में एक जगह खड़ा था, वहाँ बहुत सारी कोचिंग, तो एक लड़की मिली मेरी पुरानी स्टूडेंट, वो आई मेरे पास, मैं खड़ा था अपने एक मित्र का वेट कर रहा था, ऊपर वही नौकरी करता है वो। तो आई, वो पैर वैर पड़ी, बोले सर पहचाने, मैं बोला हाँ पहचान गया। दूसरा कोचिंग का टी शर्ट पहनी हुई थी, मैं बोला पहचान गए, फिर पैर पड़ने क्यों आई,
जलाने आई, मेरे को फीस नहीं दी, उसको दे दी। बोले नहीं सर मैं आप ही के पास पढ़ती हूँ, केमिस्ट्री तो ठीक है, मेरे को बायो भी चाहिए था, बायो ठीक नहीं मिल पा रहा था आपके यहाँ, केमिस्ट्री आप पढ़ा रहे हो, बायो कोई था नहीं। मैं बोला बात ठीक है। बोले क्या चल रहा है केमिस्ट्री में? बोले सर मॉड्यूल वॉड्यूल में सवाल ही नहीं है सर, आप ही की मॉड्यूल में बहुत सवाल है ना। तो अपने यहाँ की मॉड्यूल बहुत अच्छी, बहुत मेहनत करके बनाई, आप मॉड्यूल ही कर लेंगे, आपका बहुत सारा काम हो जाएगा, सीख जाएंगे, रट जाएगा। तो आप मॉड्यूल जरूर बनाएं, उसको नहीं छोड़ें, ठीक है। वो बन जाए उसके बाद और भी बनाना चाहिए आपको कायदे से, ठीक है। तो मॉड्यूल तो बेयर मिनिमम है, उतना तो बनाइए ही कम से कम, ठीक। क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा कर सकते हैं अगर आप लोग सवाल लगाने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉलेज अच्छा मिलेगा। अभी सोचो आप आईआईटी दिल्ली पहुंच जाते हो, तो आईआईटी दिल्ली के बच्चों में क्या बातें चलती है कि यार एक स्टार्टअप बनाते हैं बढ़िया, अपन डेटा साइंस को लेते हैं, उसमें एआई को घुसाते हैं, है ना, उसमें साइबर सिक्योरिटी को, पता नहीं वो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आसपास का पीयर ग्रुप वैसा है, पढ़े लिखे बच्चे, उनको सब बड़ी बड़ी चीजें दिख रही, बोले अपन यूएस चलते हैं, इसका पेपर दे देते हैं, उसका पेपर दे देते हैं, यहाँ इंटर्नशिप, गूगल में इंटर्नशिप करेंगे, ऐसी बातें करते हैं आईआईटी दिल्ली के बच्चे। आपका आईआईटी में नहीं हुआ और आपका ऐसे किसी छत्तीसगढ़ के कॉलेज में हो गया, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट कॉलेज में, ऐसी सड़ास कॉलेज है। वो सब क्या बातें कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं यार ये सामने जो अपने कॉलेज के गेट के सामने जो टपरी लगाता है ना, चाय समोसे बेचता है, यार ये एक समोसा जो है ये 20 रुपए का बेच रहा है, और दिन भर में ये भाई साहब जो है 200-300 समोसे छान लेता है, मतलब 200-300 समोसे निकाल लेता है, और 300 समोसे इंटू 20 5,000 रुपये होता है, ऐसा उसका कैलकुलेशन है। 6 होता है लेकिन उसको थोड़ी ना आता है, उसको आता तो आईआईटी दिल्ली में नहीं होता, इस वजह से तो यहाँ 600 इंटू 20 बोले 5,000 होता है, और 5,000 में कम से कम 4,900 रुपये का कमाई है, ऐसा कैलकुलेशन कर रहा है वो दोस्त के साथ बैठ के क्या बोल रहा है कि अपन लोग एक काम करते हैं, अपना कॉलेज खत्म हो जाएगा ना, इसी टपरी के बाजू में अपन टपरी खोलेंगे। उसका आप विजन देख रहे हो? इसके बोले कोई कंपटीशन नहीं, अपन कंपटीशन है, 20 रुपए में बेच रहा है, अपन 19 रुपए में बेचेंगे, है नहीं। तो इस टाइप की बातें चल रही, बोले चाय तू बनाना, बोले समोसे मैं निकालूंगा, ये दो दोस्त बात कर रहे हैं। तो पीयर ग्रुप ऐसा है, आपको ऐसा पीयर ग्रुप मिलेगा तो आप यही सारी बातें सोचोगे। इसीलिए अच्छे कॉलेज जाना जरूरी है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट भी ह्यूमन नेचर को अफेक्ट करता है, आप किन लोगों के बीच में हो वैसे ही हो जाते हो। तो इसीलिए पढ़ें अच्छे से, अभी मौका है, मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, 12th में जाने के बाद में 100% पछताओगे आप। आपको कोई 12th वाला दिखता हो आपके स्कूल में, उसको आवाज देना, भाई इधर आ करके, है नहीं, उसको बोलना इधर करके खड़ा हो, बोलना तेरी जिंदगी का, अच्छा कॉमर्स और आर्ट्स वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, साइंस वाला बोल रहा हूँ, कोई साइंस वाला दिखेगा, पूछना तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, जो तेरी छोटी सी जिंदगी है अभी तक के 15-16 साल, 17-18 साल की, इसमें रिग्रेट क्या है सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके। ये नहीं कि वो छोड़ के चले गई, वो छोड़ के चले गई, अच्छा है मनूस है तू, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके तेरी जिंदगी में रिग्रेट क्या है? वो एक ही बात बोलेगा, काश मैं 11th में और पढ़ लिया होता, मेरे पास 11th में समय था, मैं बेवकूफ था, वो यही बात बोलेगा। तो क्या आप अगले साल अपने आप को बेवकूफ बोलना चाहते हो? नहीं। तो आप अभी से समय है, थोड़ा और पढ़ना चालू करो, वही आपकी लाइफ को आगे लेके जाएगा। ये जो फ्री फायर खेलते हो आप बैठ के, और जो दुनियादारी करते हो, स्नैपचैट चला रहे हो, इंस्टाग्राम में रीलें देख रहे हो, यूट्यूब में शॉर्ट देख रहे हो, सब वहीं रहेगा। और अभी तो एआई आ गया है, अभी तक के तो आप आड़ा तिरछा आदमी लोगों का कंटेंट देख रहे थे, अब एआई आएगा, बेहतरीन बना के देगा, तो अच्छा वाला देखना है आपको कुछ दिन बाद, ये सब बकवास लोग को नहीं देखना है नहीं। तो उसके लिए मेहनत करो, ठीक, थोड़ा और पढ़ना शुरू करो। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं तो केवल दिन में 2 ही घंटे रिक्रिएशन महसूस कर रहा हूं, मैं 2 ही घंटे केवल अपने आप के लिए समय दे रहा हूं, तो बेटा सोचो
अगर आप कहीं अच्छी जगह चले गए तो आप छुट्टी मनाने कहाँ जाओगे? है कि नहीं? छुट्टी मनाने कहाँ जाओगे? आपकी गूगल में नौकरी लग गई मान लो, तो छुट्टी मनाने कहाँ, राजिम जाओगे? नहीं, छुट्टी मनाने कहाँ जाओगे आप? हैं? बड़ी जगह जाओगे ना। सिंगापुर घूम रहे हो, एंटार्क्टिका में भी क्रूज चलता है, पता है? आप एंटार्क्टिका भी जा सकते हो क्रूज शिप से, लेकिन आप अगर इंडिया में नौकरी करोगे तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपकी जिंदगी केवल ईएमआई भरने में चल देगी। मैं लिखित में दे रहा हूँ, इतना पैसा ही नहीं है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, है नहीं? आपकी कोई सर, आप कई लोगों के मन में है कि सर मैं सरकारी नौकरी लगा लूंगा, फिर मैं वो रिश्वत विश्वत से चला जाऊंगा। सर उसमें पैसा बहुत है, इस देश में पैसा रिश्वत में खूब है, लेकिन वो काला धन हो गया, उसको लेकर के आप एंटार्क्टिका जाओगे, आप पे घर में पुलिस का रेड पड़ जाएगा कि साला इतना दूर घूमने गया, इसके पास जरूर दबा हुआ पैसा है। तो वो खर्चा नहीं कर पाता आदमी, केवल उसको दीवार में सजा सजा कर रखता है, वो खर्चा नहीं कर पाता है। तो खर्चा करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ आ रहा है ना? कल परसों यहाँ से बाहर से टेस्ला गुजर रही थी, आप लोग थे, मैं भी आया दौड़ के, कहाँ है टेस्ला देखने के लिए, है ना? है ना? तो हम लोग यहाँ टेस्ला देख के दीवाना है, टेस्ला रखा है, और वहां लोग टेस्ला चला रहे हैं ना, कॉमन है ना, वो कॉमन गाड़ी है अपने यहाँ की, अरे अल्टो है या थोड़ी ऊंची गाड़ी है, लेकिन कॉमन। आप लोग कोई ऐसी गाड़ी देख करके, कोई बाहर किसी की होंडा सिटी जा रही है, आप देख के पागल, होंडा सिटी ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं, वहां होंडा सिटी जैसी है वो, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए थोड़ा बड़ा सपना देखो, उसके लिए बड़ी मेहनत करो, ठीक? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। नंबर 1, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड इफेक्टिव, ठीक? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव। ये क्या होता है जेड इफेक्टिव? ये न्यूक्लियस का वो फोर्स है जो ये बीच के इलेक्ट्रॉनों के होने के बावजूद कहां तक पहुंच पाता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है वो क्या कहलाता है? जेड इफेक्टिव। अब सोचो, ये मैं न्यूक्लियस हूं और उधर कहीं पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको जोर से खींचूंगा, तो जोर से खींचूंगा तो क्या हो जाएगा? साइज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक? अभी जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इसको जोर से खींचूंगा तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो खींचने से क्या हो जाएगा? साइज कम, है ना? आप लोग की तो अच्छी उम्र है, आप लोग फोटो खिंचाते हो तो क्या कहते हो? कुछ कहते हो फोटो खिंचाते? कि पुराने जमाने में क्या है? से चीज ऐसा कहते ना, स्माइल ऐसे नहीं कहते फोटो खिंचाते समय? एक उम्र आएगी आपकी, जैसे अभी मैं अपनी फोटो खिंचाता हूँ और 2-4 लोग रहते हैं ना, तो हम लोग को कहना पड़ता है स्माइल, दांत बाहर और पेट अंदर, ऐसे करके, है ना? क्योंकि ज्यादातर लोगों को पेट निकले हुए, अब पेट निकाल के फोटो आ रहा है ऐसे करके, मजा नहीं आ रहा है ना? तो फिर कैसे करना पड़ता है? पेट अंदर, दांत बाहर। अच्छा, मेरे साथ दूसरी चीज है, मैं जब ऐसे दांत बाहर निकालता हूँ ना, मैं बचपन भयंकर वीडियो गेम खेलता था। हमारे जमाने में चलता था मारियो, कॉन्ट्रा, खूब खेला मैंने, खूब। तो भयंकर वीडियो गेम खेलता था। तो मेरी मम्मी बोलती, वीडियो गेम खेल खेल के तेरी आंख छोटी हो गई करके, है ना? तो मेरी आंख उस समय छोटी हो गई, वीडियो गेम खेल खेल के, होती है। और आजकल मैं बहुत वेब सीरीज देखता हूँ, तो उसके चक्कर में मेरी आंख छोटी हो गई। जैसे मैं हंसने की कोशिश करता हूँ ऐसे करके, तो मेरी आंख बंद हो जाती है। तो मेरी फोटो में आंख बंद आती है हमेशा। तो क्या करना पड़ता है? 3 चीजें बोलनी पड़ती मेरे को अपने आप को, पेट अंदर, दांत बाहर, आंख बड़ी। तो मैं कभी कभी ऐसे फोटो खिंचाता हूँ, तो ऐसे जब मैं आंख ज्यादा बड़ी कर लेता हूँ तो खतरनाक फोटो आने लगती है। तो ऐसे यहाँ पेट खींचेगा, और खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा आपका? छोटा। आपका नहीं, इसका क्या हो जाएगा? छोटा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा क्या करेगा? जोर से खींचेगा, और जोर से खींचेगा तो बोलो साइज बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा?
कम हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा, पहला। दूसरा है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, वो खाई आपने पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी जैसे आई सब्जी वाले के पास, आप सब्जी वाले हो इमेजिन करो, है ना, और आपका पत्ता गोभी जो है वो बाहर से थोड़ा बेकार दिखने लगा है, 5-7 दिन हो गया पत्ता गोभी कोई खरीद नहीं रहा है, बाहर का पत्ता बेकार हो गया, मजा नहीं आ रहा है, क्या करोगे आप? बाहर का पत्ता निकाल दोगे, तो नया फ्रेश पत्ता गोभी कब आया? आज ही आया, पानी छीटो बेच दो, समझ में आया? ठीक। जितना ज्यादा पत्ता गोभी में पत्ता आते जाएगा, पत्ता गोभी का साइज उतना छोटा होता जाएगा, आते जाएगा पत्ता, और पत्ता लगाते जाएंगे तो पत्ता गोभी का साइज बड़ा हो जाएगा। प्याज में जितना ज्यादा और प्याज लगाते जाएंगे, समझ रहे हो आप, उसका साइज क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या होने लगेगा? बोलो, कम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? बढ़। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे 2 ठोक लिखो, फिर अपन लोग इसको आगे लेके जाएंगे। आप लोग बहुत सजग लोग हो, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, अवेयर हो, सही टीचर से पढ़ रहे हो, सही बोल रहा हूँ मैं, सही टीचरों से पढ़ रहे हो। आप जैसे बहुत सारे लोग केटी सर से पढ़ते हैं ना, केटी सर से मेरी एक दिन बात हो रही थी, केटी सर के पास में यहाँ एक बड़ा कोचिंग खुला है रायपुर में, एलन वाले आए, ये रायपुर बोल रहा हूँ, भिलाई में, उनके पास आए, मेरी बात चल रही थी, झूठ नहीं कह रहा हूँ, तो वो उनको बुलाए, बोले आ जाओ, बोले केटी सर मिलने गए, कोई भी बुलाएगा तो आप मिलने जाओगे ना, इनकी मीटिंग हुई कहीं पर, मिले होंगे, तो इनको बोले होंगे कि सर हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो करके, बोले ठीक है सर आप सैलरी दे दो, ज्वाइन कर लेंगे। आज मैं यहाँ जितना पैसा कमा रहा हूँ उससे 2 रुपए ज्यादा देगा तब तो मैं कहीं जाऊंगा ना, कि ये मैं कहीं आज जो कमा रहा हूँ उससे मेरे को कम पैसा देगा और मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करने लगूंगा, ऐसा होगा क्या? तुम मेरे को नौकरी में रखने आए हो, तुम मेरे को क्या बोलोगे? सर आप यहाँ कितना कमा रहे हो? इतना। ठीक है सर मैं आपको 20 रुपए ज्यादा दूंगा। मैं बोलूंगा चल तेरे यहाँ चलता हूँ। आप मेरे यहाँ बोलोगे सर आप यहाँ इतना कमा रहे हो, सर ज्यादा कमा रहे हो, मैं आपको 20 रुपए कम दूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? वो दरवाजा है, बाहर निकल, भाग जा करके। और ऑब्वियस सी बात है, पैसा कमाने बैठा हूँ या क्या करने बैठा हूँ? पैसा कमाने बैठा हूँ। तो भाई साहब वो आए, पूछे सैलरी, तो केटी सर अपनी जो भी सैलरी बता, बोले सर वो सेंटर हेड था, उनको बोले इतनी तो मेरी नहीं करती, तो 3 सेंटर संभालता था, बोले कितनी? इतनी तो बोले मेरी नहीं करके, बोले इतना तो मैं कमा रहा हूँ, जितना कमा रहा हूँ उतना ही मांग रहा हूँ, बढ़ा भी नहीं बढ़ा हूँ, तो बोले इतनी तो मेरी नहीं है, मैं आपको क्या दूंगा करके। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया यही कल्चर चल रहा है, किसी भी कोचिंग में टीचर लोगों को अब सैलरी नहीं मिल रही है, जो अच्छे टीचर थे उन सबको निकाल दिया बाहर, अब पढ़ा रहे दुबले पतले टीचर मास्टर लोग, आप देखना वहां जा करके, उन लोगों को ज्यादातर टीचर ऐसे ही जिनको पढ़ाते हुए 2 साल हुआ है, किसी 3 साल हुआ है, वो लिख दिए 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, वो खुद आदमी दिख रहा है कि 10 साल पहले ये 15 साल का था। हाँ नहीं, और 25 साल का टीचर है दुबला पतला, उसके आगे लिख दिया 10 ईयर एक्सपीरियंस, 10 साल पहले 15 साल का था, 9 साल 9वीं में पढ़ता था, 9वीं में पढ़ते हुए 11वीं 12वीं बच्चों को पढ़ा, कितना ये होनहार आदमी है ये, है नहीं? तो उसको आता होगा क्या? कुछ नहीं आता हो। तो ज्यादातर लोग वैसी जगह पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उनसे ज्यादा अवेयर है, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ। अभी आप देखना आप पे कितने दोस्त 12th में कोचिंग छोड़ेंगे और इंडिविजुअल टीचर ढूंढेंगे कि हमको इंडिविजुअल टीचरों से पढ़ना है, कहाँ है वो टीचर। 12th में हर जगह ज्यादा बच्चा होता है, 11th में बच्चा पागल होता है, ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ, यहाँ पढ़ लेता हूँ, वहाँ पढ़ लेता हूँ। आप लोग सजग हैं, ऑनलाइन नहीं होती पढ़ाई, ऑनलाइन केवल बैकलॉग इकट्ठा होता है। आप उनसे पूछ लो क्या है, तो वो बोलेगा बैकलॉग है बहुत सारा। आप में से भी अगर कोई एक आध सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा तो बैकलॉग होगा, वो पुराना नहीं हो पा रहा है, नया कैसे होगा? तो टीचर का केवल पढ़ाना काम नहीं है, टीचर का काम है आपको लगातार आगे बढ़ाना। समझ में आई बात? वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। टीचर बहुत अच्छे हैं वो, नो डाउट, लेकिन उनके पास एक्सेस नहीं है, आपको देख नहीं रहे, आप उनसे रोज नहीं पढ़ रहे हो। आपके पास है रिकॉर्डिंग है, चलो कल कर लूंगा, यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ फेस टू फेस आना है, आना ही पड़ेगा। समझ में आया? ये ऑफलाइन है। ये सब चीज में आप अच्छे हो बहुत, बस आप अगर अपना थोड़ा समय निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा दोगे ना, आपको कॉलेज, अच्छे कॉलेज जाने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं बस इतना चाहता हूं, आप इतना पढ़ लो, इतना पैसा कमाओ आप कि आपके पास 500-700 करोड़ रुपए हो जाए, 2-4 हजार करोड़ हो जाए। आप कभी गलती से भिलाई आओ, यहां आओ मेरे सामने, कहाँ है, बोले मोहित बुला, हाँ मैं बाहर आऊं, आप 10 करोड़ रुपए कैसे झोला मेरे मुंह पे फेंक के मारो कि ले मर, मैं यहां मारना, मेरे मुंह नाक टूटना चाहिए मेरा, मैं इलाज करा लूंगा, लेकिन 10 करोड़ होना चाहिए कम से कम, इतना पैसा हो आपके पास। मुकेश अंबानी जिस कॉलेज से पढ़े, उस कॉलेज के प्रोफेसर ने उन्हें बुलाया, बोले यार वो भाई हमारे कॉलेज में थोड़ी लाइब्रेरी किसी चीज की लैब वैब की जरूरत है, तो उन्होंने केवल इतना बोला, कितना पैसा चाहिए सर, तो बोले 100 करोड़ रुपए चाहिए करके, या जो भी मांगा, शायद 100 करोड़ था। मुकेश अंबानी के लिए 100 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात है? कई हजार करोड़ रुपए का मालिक, पता नहीं मेरे को कितने, मगर बहुत है, आप तो सोच नहीं सकते। उन्होंने तुरंत 100 करोड़ रुपए का चेक साइन किया और दे दिया। सोचो देने वाला कितना खुश हुआ होगा, और जिस टीचर ने बोला होगा वो टीचर कितना गर्वान्वित महसूस किया होगा कि यार मैं इसको एक बार बोला, एक कॉलेज के भलाई के लिए 100 करोड़ रुपए तुरंत दे दिया। तो जिंदगी में ऐसा टारगेट रखो, ठीक है? तो मैं ये चाहता हूं आपके पास हो 500-700 करोड़, आप आओ फेंक के मारो, मैं कह रहा हूं रोज आओ, साले को टूटा ही हुआ नाक लेके घूमूंगा मैं, रोज 10 करोड़ मारो मेरे मुंह पे, लेकिन उतना कमाओ आप, ये चाहता हूं, ठीक है? उतने बड़े आदमी बनो आप। चलो अब हेडिंग डालेंगे वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन, ये कुछ जला जला महक रहा है क्या? वेरिएशन इन पीरियड, क्या जला जला महक रहा है? जला जला महक रहा है ना, माचिस जले टाइप का, अगरबत्ती जलाई होगी मैडम, हो सकता है। वेरिएशन इन पीरियड, हेडिंग डालेंगे, सेकंड पीरियड लिखेंगे बेटा, सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है लिखेंगे जल्दी। अगरबत्ती जलाए हो क्या? वही मैं बोलूं अंदर जला जला कुछ महका करके। वेरिएशन इन पीरियड, सेकंड पीरियड लिखेंगे बेटा, सेकंड पीरियड कौन कौन आता है? ओ लिथियम कहाँ गया? लिथियम से शुरू करो ना। हाँ पीरियड बोल रहा हूं, ग्रुप नहीं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अच्छा कल हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको ध्यान होगा थोड़ा, अक्रॉस द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, पढ़ा था क्या हम लोगों ने? जेड इफेक्टिव कहीं, अक्रॉस द पीरियड जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? कांस्टेंट। याद आ गया पक्का? ठीक। अब ये अक्रॉस द पीरियड है, इधर जा रहे हैं। अच्छा जैसे एटॉमिक नंबर इसका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 और 10, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 1, 2 2, 2 3, 2 4, ये 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8। कितने शेल है सब में? 2-2 हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ शेल से कोई फर्क पड़ेगा क्या? जो चीज कांस्टेंट है उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक बच्चा क्लास में बहुत अच्छा कर रहा है और एक खराब कर रहा है, वो बोल रहा है सर मैं अच्छी बेंच में बैठा हूं, दूसरा भी अच्छी बेंच में बैठा, बेंच में बैठे कोई जमीन में थोड़ी बैठे, तो बेंच में बैठने से आपके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, वो सबके लिए क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने से साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो किसी में 2 शेल होता, किसी में 3 शेल होता, तो 3 शेल वाले का साइज बड़ा होता, लेकिन यहां सब में कितना शेल है? 2, तो नंबर ऑफ शेल साइज को अफेक्ट करेगा क्या? नहीं। अच्छा इधर से इधर जाने पर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही, मतलब क्या करेगा? जोर से खींचेगा, और जब जोर से खींचेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज जो है ये क्या होने लगेगा? कम। लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरॉन, उससे छोटा कार्बन, छोटा नाइट्रोजन, छोटा ऑक्सीजन, उससे छोटा फ्लोरीन, और इन सब से बहुत बड़ा नियॉन। अब ये नियॉन बहुत बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि इन सभी में हम लोग मेजर करेंगे कोवैलेंट रेडियस। क्या मेजर करेंगे? कोवैलेंट।
अब नियॉन का आप कोवेलेंट रेडियस मेजर कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं। उसका कौन सा रेडियस मेजर करोगे आप? और वैन डर वाल रेडियस क्या होता है? सबसे बड़ा, इसीलिए वो सबसे बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? सिमिलरली थर्ड पीरियड में आ जाओ। तो थर्ड पीरियड में आएगा आपका लिथियम के नीचे क्या आता है? सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। समझ में आ गया? इधर से इधर जाने पर बोलो भैया, जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। जोर से खींचेगा, जोर से खींचेगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। हाँ जी, बोलो। सबसे बड़ा सोडियम और क्लोरीन सबसे छोटा, और आर्गन सबसे बड़ा, क्योंकि आर्गन में क्या मेजर करेंगे फिर से हम लोग? वैन डर वाल रेडियस। समझ में आ गया? पक्का जी? हो जाएगा, कर लोगे? चलो नोट करो इसको। ग्रुप 1 लिखने की कोशिश करेंगे। ग्रुप 1 हेडिंग डाल लेंगे वेरिएशन इन ग्रुप, इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे वेरिएशन इन ग्रुप। और ग्रुप कहाँ आता है? एक के नीचे एक आता है, तो एक के नीचे एक लिखेंगे ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप। हटा दूं इसको? हो गया लिखना, वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन ग्रुप, हाँ जी। ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांशियम के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रांशियम जो है रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण उसकी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई, तो हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं उसके बारे में, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है? नीचे जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर, जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। याद आ रहा है क्या? तो सेम स्पीड से खींचने की कोशिश कर रहा है। बहुत तेज खींच रहा है क्या? नहीं। एक तो आंसर की भी दे देना। जेड इफेक्टिव क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक। अच्छा, नीचे जाने पर क्या होगा? जैसे लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 1। इसका क्या हो जाएगा? 2 8 1। और ये 19 होता है, 2 8 8 1। इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल। ये न्यूक्लियस हो गया। ये पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, ये अगला शेल 1 इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस हो गया। ये पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन। तो नीचे जाने पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हाँ, क्या हो गया? कुछ खास? अच्छा, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा? बोलो, एटॉमिक साइज कम होगा या बढ़ जाएगा? तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। लिथियम से बड़ा सोडियम, से बड़ा पोटेशियम, से बड़ा रुबिडियम, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सीजियम। समझ में आ गया भैया? इसको नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद ये ग्रुप नंबर 1 लिख लेंगे ना भैया। यहाँ ग्रुप 1 मैं लिखना भूल गया था। अगला आप लोग ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका साइज कंपेयर करेंगे। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या? ग्रुप नंबर 17 बनाएंगे, है ना? हाँ जी। तो और बताओ क्या हो गया? यहां से कर लिए। नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहेगा। नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। बोलो भैया, फ्लोरीन से बड़ा, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, और सबसे बड़ा आयोडीन। समझ में आ गया? अब जरा आप देखो, इसको पीछे जाओ वापस, और पीछे यहां देखो आप, यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैन डर वाल रेडियस, आई एम टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट। एक ठो दे दो, बाकी का नहीं चाहिए मेरे को। क्या करूंगा उतने सारे को? रख लो आप, एक ठो दे दो फाड़ के। तो ठीक है, चलो। कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहा हूं मैं। तो कोवेलेंट रेडियस जो है, सबसे बड़ा किसका दिख रहा है आपको? इस पीरियड में किसका बड़ा दिख रहा है? लिथियम। इस पीरियड में किसका बड़ा दिख रहा है? सोडियम। अगली जो पीरियड होगी, फोर्थ पीरियड, उसमें किसका बड़ा होगा सबसे? पोटेशियम होगा। पोटेशियम। उसके नीचे किसका बड़ा होगा? रुबिडियम। तो क्या समझ में आ रहा है? किसी भी पीरियड में सबसे बड़ा कोवेलेंट रेडियस जो होता है
वो किसका होता है? उस पीरियड के पहले एलिमेंट का। इस पहले एलिमेंट को क्या बोलते हैं अपन लोग? हेलोजन, इनर्ट गैस, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। तो लार्जेस्ट रेडियस किसका होगा? अल्कली मेटल। तो लिखेंगे भैया लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस, लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन अ लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन अ, क्या बोलते हैं जी बोला? पीरियड। लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन अ पीरियड, वो डैश करके लिखेंगे भैया अल्कली मेटल। अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन अ पीरियड, इस पीरियड में किसका कोवेलेंट रेडियस? मतलब यहां तक की बात हो रही, सबसे छोटा किसका नजर आ रहा है आपको? फ्लोरीन, है ना। यहां सबसे छोटा किसका नजर आ रहा है? क्लोरीन। अब बताओ अगली पीरियड में किसका होगा? उसके बाद कौन है ये लोग? हेलोजन। तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस, स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन अ पीरियड is equal to halogens. Smallest covalent radius in a period is equal to halogen. लिख लिए भैया? चलो अगला वाला आ जाओ। अब ये लोग कौन है? ग्रुप 1, दीज आर अल्कली मेटल। ये लोग कौन थे? अपने अपने पीरियड के बड़े लोग थे, छोटे लोग थे? बड़े लोग थे। इसका रेडियस अपने पीरियड में सबसे बड़ा, इसका अपने पीरियड में, इसका सबसे बड़ा अपने पीरियड में, और ये बड़े बड़े लोग हैं। ये समझ रहे हो? ये क्या बोलना चाहिए उसको? महिंद्रा है, ये वाला कोटक है ना, ये वाला बिरला है, ये वाला टाटा है, ये वाला अंबानी है। गरीब लोग हैं, बड़े लोग हैं? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं अपने पीरियड के। इन बड़े बड़े लोगों में बड़ा कौन है? सीजियम। बड़े लोगों में बड़ा यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा? सीजियम। समझ में आया? तो लिखेंगे लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू सीजियम, इज इक्वल टू सीजियम। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस, स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन पीरियोडिक टेबल, है ना। स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो आप, गरीब लोग कौन है अपने अपने पीरियड के? हैं? फ्लोरीन, ये गरीब है, ये क्लोरीन इस पीरियड का गरीब है, अगले पीरियड का गरीब ब्रोमीन, अगले पीरियड का गरीब आयोडीन। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग कैसे लोग हैं? गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। और इन गरीबों में सबसे गरीब कौन है? फ्लोरीन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। समझ में आ गया? तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस, स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू फ्लोरीन। ठीक है जी, समझ आ गया? पक्का याद हो जाएगा? कर लोगे? चलो, तो ये हो गया अपना किसके बारे में? एस और पी ब्लॉक के बारे में। ठीक। अब थोड़ा सा अपन लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं लैंथेनाइड्स के बारे में। किसके बारे में? लैंथेनाइड। लैंथेनाइड कहां से शुरू होता है भैया? याद करो। चलो लिखाया है, ढूंढ के आओ पीछे। चलो कहां से शुरू होता है? लिखा है ना कॉपी में लैंथेनाइड? हाँ, 51 से, 58 से कहां तक? 71। बहुत बढ़िया। एलिमेंट पहला वाला कौन सा है देखना? सीरियम, एटॉमिक नंबर 58 से। आखिरी वाला एलिमेंट कौन है? देख के आओ जल्दी से। अरे बबलू, क्या? अरे तुम यहां बबलू, कौन है? ल्यूटीशियम, है ना। ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 71। तो एफ ब्लॉक कहां से कहां तक है? 58 से 71। अब जरा पीरियोडिक टेबल खोलना आप लोग 2 मिनट के लिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इसके बाद स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेकोनिको, जिंक। याद आ रहा है क्या? यारी, जरा, निब्बा, मौत तक। याद आ रहा है? फिर क्या था? ला, हफ्ता, वरना, रे। ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। याद आ गया? अब मेरे को ये बताओ, इसमें से लैंथेनाइड कहां पाया जाएगा? लैंथेनम के बाद। यहां लैंथेनाइड है ना, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। इसकी क्या होगी बोलो? 3s1। इसकी क्या होगी? 4s1। इसकी 5s1। इसकी 6s1। इसकी क्या होगी? 6s2, बाद वाला है। इसकी क्या होगी? 6s3। हो जाएगा 6s3? हाँ कह रहे हो रे, शर्म करो ची। 6s3 होगा क्या? अब ये कौन से ब्लॉक का मेंबर है? ये डी ब्लॉक का मेंबर है, तो इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए? डी सब शेल में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 6s2 5d1। समझ में आया? डी एक पीछे का भरते हैं, 6s2 5d1। समझ में आ गया? पक्का? तो लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 5d1। कौन से ब्लॉक का मेंबर है? डी ब्लॉक का मेंबर है। इस लास्ट और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स डी सबशेल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को ये बताओ आप, सीरियम उसके बाद आ रहा है ना? ये 57 है, ये कितना है? 58। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s2। डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? बोलो 6s2 5d 10 थोड़ी रहे, 5d2 कर दिया मैंने। 1 के बाद क्या हो जाएगा? 5d2। अब अगर सोचो मैंने 5d2 कर दिया, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में घुस रहा है? एफ में घुस रहा है, डी में घुस रहा है? डी में घुस रहा है, तो ये कौन से ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा? और हम लोग क्या जानते हैं, सीरियम कौन से ब्लॉक का मेंबर है? एफ ब्लॉक का है। इसका क्या मतलब है? इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करना चाहिए? एफ सब शेल में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन सही है या गलत है? गलत। इसकी जो ऐसे में ये डी ब्लॉक का हो जाएगा, जबकि डी ब्लॉक का है क्या? नहीं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल होती 6s2 5d1 4f1। ये दोनों का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, ये दोनों के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है? एक वो पिक्चर आई थी, साजन चले ससुराल, गोविंदा नाम का एक एक्टर हुआ करता था। आपने देखी क्या? है नहीं देखी? कभी देखना, बहुत मस्त, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। वो पिक्चर की कहानी क्या है, मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक कादर खान करके एक्टर हुआ करते थे इंडिया में, बहुत फेमस, बहुत फेमस। उनका 5 स्टार होटल होता है, और 5 स्टार होटल के बाहर गोविंदा का ढाबा होता है। ठीक है? तो 5 स्टार होटल में जो लोग रुकते हैं, वो ढाबे का खाना तो ढाबे का खाना है, वो तो बहुत टेस्टी होता है। तो वो 5 स्टार होटल में रुकते हैं और खाना खाने आते हैं ढाबे में। ठीक है? तो पूरी पिक्चर में उसका 5 स्टार होटल का तो नुकसान है ना, तो पूरी पिक्चर भर 5 स्टार होटल के मालिक जो कि कादर खान है, और ये ढाबे के मालिक गोविंदा, ये दोनों की पूरी पिक्चर भर लड़ाई दिखाया है कि बोले तू ढाबा में, मेरे यहाँ का ढाबा का आदमी तेरे यहाँ खाना खाता है, तो वो लोगों की लड़ाई चलती रहती है। अब बहुत कॉमेडी है उसमें, लेकिन बॉलीवुड की मूवी है। बॉलीवुड की मूवी में जब तक के दो लोगों के बीच इश्क नहीं हो, तब तक के वो पिक्चर नहीं बन सकती। तो कादर खान की जो लड़की रहती है, उसको इश्क हो जाता है गोविंदा के साथ, है नहीं? दोनों को देखी मैडम आपने पिक्चर? है देखी? क्या साजन चले ससुराल नाम था, क्या था? नहीं आपको भी नहीं पता, मेरे को जहां तक नाम है याद, याद है साजन चले? वो हाँ, उसमें वकील रहता है वो, है ना? वो वाली कौन सी थी जिसमें वो 5, नहीं वो 5 स्टार होटल, कादर खान और ये, ऐसा कुछ तो भी है, पता करके आप बताना मेरे को, है ना? मैं हर बार गलत ही बताता हूँ बच्चों को। कोई पिक्चर थी, है ना, क्योंकि वो पेपर में आता नहीं ना, मेरे काम की चीज में आने दो, है ना? तो अभी वो उसको प्यार हो जाता है दोनों में। अब वो इंडियन मूवी है, तो ऐसे भगा के तो ले जाएगा नहीं, तो वो संस्कार हमारे बहुत सर्वोपरि, सही बात है। तो वो जो है जाता है उससे बात करने के लिए। कौन? हीरो। किससे? 5 स्टार होटल के जो मालिक है, उस लड़की का बाप है, उससे जाता है बात करने के, मेरे को आपकी लड़की का हाथ चाहिए करके, आपकी लड़की शादी करना चाहता हूँ।
तो बोलता है मैं अपनी लड़की तेरे को क्यों दूं, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मूवी देखोगे तो क्यों दूं, तो बोले इसका एक ही बेनिफिट है, बोले लड़की का मायका 5 स्टार होटल और लड़की का ससुराल ढाबा, दोनों कहाँ है, आमने सामने, गेट पे ही है ढाबा, है ना। तो बोले लड़की का जब मन करेगा, ये बिल्कुल उसी का डायलॉग है, वो फुदक के मायके में और जब मन करेगा वो फुदक के ससुराल में, मतलब कूद के उधर चले जाएगी और कूद के इधर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि दोनों आजू बाजू है ना। अब मेरी बीवी का मायका है झारखंड, तो वो फुदक के जा पाती है कि नहीं, उसका जिंदगी खराब हो जाता है वहां तक पहुंचने में। बस में जाएगी, फिर बस बदल के कार में जाएगी, 2-4 तमाशे करके जाएगी, परेशान होगी तब पहुंचेगी। तो आजू बाजू है, तो इसको क्या फायदा है कि जब मन किया फुदक के मायके में, जब मन किया फुदक के ससुराल में। क्यों ऐसा हो पा रहा है, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम। यहां दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। तो अभी आप आगे जाके 12th में देखोगे इलेक्ट्रॉन कभी फुदक के वहां चला जाता है, कभी फुदक के यहां आ जाता है, तो इन लोगों का चलता रहता है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन मेरे को किस में डालना जरूरी है, 4f में, क्योंकि कौन से ब्लॉक का मेंबर बनेगा भैया, f ब्लॉक। अब धीरे धीरे जब मैं यहां जाऊंगा आगे, तो सब f ब्लॉक के मेंबर है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन किस में घुसेगा, f में। अगले वाले में क्या हो जाएगा, 4f2, अगले वाले में क्या हो जाएगा, 4f3, 4f4, 4f5, कहां तक बढ़ता जाएगा, 4f21 तक, 4f14 तक के। समझ में आ गया। तो जो लास्ट वाला मेंबर होगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 6s2, 5d1 और 4f14। ये समझ में आया आपको पक्का कि कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक क्या है, कैसे वेरी कर रही है। अब यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है बताओ, एटॉमिक नंबर 58 है, एटॉमिक नंबर 71 है, एटॉमिक नंबर यानी कि Z का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, पक्का। अच्छा, सिग्मा किसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, sp-df, f। और हम लोगों ने कल परसों पढ़ा स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा का ऑर्डर क्या था बोलो, किसमें सबसे ज्यादा होता है, s में, p में, d में, f में। s का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, s p d, बोलो भैया। अंकित भैया क्या था, हाँ, और मॉड्यूल लाया नहीं लाया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ऊपर दे दो, हाँ ठीक। तो ये मॉड्यूल ज्यादा जरूरी था, वो पेमेंट तो अंकित सर का था, वो जाने मेरे को मॉड्यूल चाहिए। तो sp-df, f का स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा होता है खराब होता है, खराब होता है। तो यहां इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन f सबशेल बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। जिनका सिग्मा कैसा है, पुअर, सिग्मा कैसा है भैया, पुअर। मतलब इधर से इधर जाने पर Z तो बढ़ रहा है बढ़िया मजे से, लेकिन सिग्मा बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम बढ़ रहा है। क्यों कम बढ़ रहा है, क्योंकि इनका सिग्मा कैसा होता है, कमजोर होता है, उतना अच्छे से बढ़ पाएगा क्या, नहीं। अब Z इफेक्टिव बराबर क्या होता है बेटा बोलो, Z माइनस सिग्मा। Z तो दबा के बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिग्मा कैसा बढ़ रहा है, थोड़ा सा, तो ये तेजी से बढ़ रहा है, इसमें छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो ओवरऑल Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो इधर से इधर जाने पर Z इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और Z इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब जोर से खींचेगा, और जोर से खींचेगा तो साइज बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां एक कॉन्ट्रैक्शन इन साइज आएगा, क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। इस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज को हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड्स में देखने को मिलता है, नहीं किसमें देखने को मिलेगा, नाम है उसका, कॉन्ट्रैक्शन मतलब उन लोगों का साइज बड़ा हो जाएगा, नहीं साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका कारण कौन है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया पक्का। तो हेडिंग डालेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोग्रेसिव लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसमें लिखेंगे द प्रोग्रेसिव डिक्रीज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
इसमें लिखेंगे द प्रोग्रेसिव डिक्रीज। ओनर है मेरा ओटीपी मांग रहा है, ओटीपी आया कहीं से भाई, कौन मांग रहा है भगवान जाने। हाँ क्या कह रहा था मैं, द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज ऑफ द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन साइज ऑफ lengthenide elements due to poor screening effect of, क्या कहते हैं इसको अपना, f इलेक्ट्रॉन्स, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन, f छोटा लिखेंगे, is called lanthanide contraction। f electrons is called lanthanide contraction। ये क्लास 12th बोर्ड में हर साल आता है। एक्चुअल में ये क्लास 12th का भी है पॉइंट थोड़ा सा, है ना, एफ ब्लॉक वाला चैप्टर, तो 12th में बहुत पूछता है। समझ में आ गया, lanthanide contraction क्यों हो रहा है, क्योंकि z जितना बढ़ रहा है सिग्मा उतना नहीं बढ़ पा रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली z ज्यादा बढ़ रहा है, z इफेक्टिव बढ़ेगा, जोड़ से खींचेगा, साइज कम हो जाएगा। समझ में, ऐसे लिखेंगे फटाक से चित्र लिख लेंगे भैया। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड, लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे 57, ये लिख लेंगे कि ये 58 है, समझ आना चाहिए। डी में 2 नहीं आएगा, डी में 2 आएगा तो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, ये डी ब्लॉक का, लेकिन ये कौन से ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का, वी नो दैट, इस वजह से। ठीक है, चलो जल्दी से करो, चलो आगे बढ़ेंगे भैया। अगला लिखेंगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अंदर अपने को जो है केवल 3D सीरीज पढ़नी, और बेटा इसका ना पूरा ऊट पटांग है मामला 3D सीरीज का। ठीक है, मामला ही बड़ा ऊट पटांग है। अब जो है सो है, अपन कुछ नहीं कर सकते। कौन कौन आता है, अच्छा बहुत ज्यादा पूछता भी नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो आपको बहुत है। पहला कौन सा मेंबर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेको, निको, और आखिरी में जिंक। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। चलो तो फटाक से कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसके नीचे। जैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ये वाले की 4s2 और 3d1। समझ में, इतनी कॉन्फ़िगरेशन मेरे को सबकी लिख के दो। इतने गधे हैं, ये क्या चीज है, मतलब लिखा है जो आपका आंसर आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके जवाब दो। इंटीजर टाइप में आंसर आया 0.71, उसको रिपोर्ट करना है 100 से मल्टीप्लाई करके 71। तो ये पढ़े लिखे ड्रॉपर वाले 0.71 लिख रहे हैं। बताओ अब यार, पढ़े लिखे उसमें कह रहा है कि जो आंसर आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, नहीं हम तो नहीं करेंगे, बेवकूफ कहीं के। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जल्दी जल्दी कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी से। हाँ क्या हो जाएगा बोलो, 4s2 3d2, 4s2 3d3 और 4s2 3d4 हो गया ऐसे। भाई स्कूल में है ना, कैसे कर रहे हो, आएगा भी ये पूछेगा, क्या हो जाएगा ये, हाँ एक्सेप्शन है ये, क्या है, अरे यार ये तो गंदा हो गया। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 4s1 3d5, एक्सेप्शन है याद रखना, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d9, 4s1 3d10, और इसका क्या हो जाएगा 4s2 3d10। समझ में आ गया, बहुत छोटा हो गया यार, हाँ ये हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ठीक, ये हो गया अपना। अब जो है इसके अंदर यहां से यहां जाने पर, इस तरफ जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी Z की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है,
इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें रिपल्शन, यानी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। सिग्मा भी बढ़ रहा है। अब सारा कुछ डिपेंड कर रहा है सिग्मा किस गति से बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो शुरू का केस है CR तक का, यहां Z तो बढ़ता है लेकिन सिग्मा जो है ये ज्यादा बढ़ता है, नहीं, Z ज्यादा बढ़ता है और सिग्मा कम बढ़ता है, Z ज्यादा बढ़ता है और सिग्मा कम बढ़ता है। यहां Z क्या है आपका, डोमिनेंट है, और अगर Z डोमिनेंट है तो Z इफेक्टिव बराबर क्या होता है, Z माइनस सिग्मा। अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है और ये कम बढ़ रहा है तो ओवरऑल क्या होगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब जोर से खींचेगा, और जोर से खींचेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम। तो इसका साइज कम हो गया, यहां तक क्रोमियम तक साइज कम हुआ। साइंटिस्ट लोग मेजर कर रहे हैं, वैसे भी अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या होता है, साइज कम होता है। अभी पढ़ के आए Z इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होता है अक्रॉस द पीरियड जाने पर। तो ऐसी साइंटिस्ट लोग बड़ा खुश हुए, यहां तक साइज कम हो गया। जैसे ही वो मैग्नीज का साइज मेजर किए, उसका साइज बड़ा हो गया, मैग्नीज का साइज बड़ा हो गया। अब वो मैग्नीज एटम को कह रहे हैं छोटा हो जा, तेरे को छोटा होना चाहिए। मैग्नीज बात मानेगा क्या इनकी, नहीं, क्यों मानने वाला मैग्नीज। अच्छा, ये पूरी दुनिया के मैग्नीज के जितने एटम है सबको पकड़ पकड़ के पचका देंगे क्या, नहीं। तो मैग्नीज का साइज क्या होगा, बड़ा। उसके बाद देखा तो साइज फिर कम हो गया, मतलब मैग्नीज का साइज अलग से बड़ा हो गया। तो अब ये लोग सोचे चलो कम हो गया, अब क्या होने लगेगा, कम। एक तो एक्सेप्शन समझा देंगे। उन्होंने फिर देखा आयरन और कोबाल्ट और निकल, तीनों का साइज क्या हो गया, नियरली सेम। अब वो परेशान हो गए कि ये तीनों का साइज नियरली सेम क्यों है। तो अभी कोई चीज है सेम तो है, कुछ कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते। लास्ट में उन्होंने देखा, वो सोच रहे सबका सेम आएगा, तो उन्होंने लास्ट में देखा कॉपर, और कॉपर से बड़ा कौन आ गया, जिंक। साइज बड़ा होने लगा। समझ में आ गई बात, पक्का, ठीक है। अब कोई चीज बिहेवियर हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, सेब ऊपर से नीचे गिरा, हम लोग सेब को ऊपर ले जा सकते हैं वापस, या सेब को हम लोग बोले नहीं कल से तू ऊपर गिरना, गलत गिर रहा है, नहीं। जो नेचर में हो रहा है हो रहा है, हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते, समझा सकते। न्यूटन ने बोल दिया ये किसके कारण गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण गिर रहा है। समझ में आया, पक्का, उसने एक्सप्लेन कर दिया। हम लोग साइंस को केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी जो हो रहा है वो तो हो रहा है, नेचर कर रही है तो कर रही है। समझ में आई बात, पक्का। अब इसका साइज बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया, उसका बराबर हो गया तो बराबर हो गया, उसका बड़ा हो गया तो बड़ा हो गया। आप उनके साइज को चेंज कर लोगे क्या, नहीं, इम्पॉसिबल है, नेचर का काम है वो। तो आप केवल क्या कर सकते हो, बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप केवल लोगों को बेवकूफ बना सकते हो। आर्ट्स वालों को, कॉमर्स वालों को, देख ऐसा हो रहा है, इस वजह से ऐसा ऐसा होता है। समझ में आया, उसको क्या ही समझ आएगा। तो ऐसा हम लोग केवल जुगाड़ कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब यहां साइज बढ़ नहीं रहा, यहां साइज छोटा हो रहा था। क्यों छोटा हो रहा था, जोर से खींच रहा था, जेड भी बढ़ रहा था, सिग्मा भी बढ़ रहा था। यहां क्या होगा, जितना जेड बढ़ेगा लगभग उतना ही क्या बढ़ जाएगा, सिग्मा। दोनों बराबरी से बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, बोलो, कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट आ जाएगा तो साइज क्या रहेगा, बोलो, कांस्टेंट। समझ में आए। अब लास्ट में क्या हुआ, इन दोनों का साइज बड़ा हो गया। अब बड़ा कैसे हो गया साइज, इनमें रिपल्शन कम हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, है, सोचो, रिपल्शन ज्यादा हुआ होगा। ज्यादा हुआ होगा मतलब इस समय Z तो बढ़ेगा लेकिन सिग्मा ज्यादा बढ़ेगा, और जब सिग्मा ज्यादा बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बराबर क्या होता है, Z माइनस सिग्मा। Z थोड़ा सा बढ़ रहा है, सिग्मा ज्यादा बढ़ रहा है, बोलो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम। और अच्छे से खींच पाएगा क्या, नहीं, ढीला छोड़ देगा, ढीला छोड़ देगा तो साइज बढ़ जाएगा। तो लास्ट में साइज क्या होने लगा, बढ़ने लगा। यहां तक क्या ही बात समझ। अब केवल एक एक्सेप्शन है, वो कौन है भैया, मैग्नीज। अब मैग्नीज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समय हो गया, आप लोग का मुंह भी बनने लगा है। अब कुछ लोगों का, कुछ लोगों के मन से ऐसे निकल रहा है कि ये फूट क्यों नहीं जाता है करके, है नहीं, क्यों है। चलो इतना नोट कर लो, बहुत ज्यादा पूछता नहीं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगले साल भी पढ़ोगे, अगले साल तो एग्जैक्ट वैल्यूज देखेंगे कि क्या क्या है करके, ठीक है भैया। तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त, तुम्हारे CBSE ने दिया है सिलेबस से,
डोंट किल द मैसेंजर, मैं केवल मैसेंजर हूं, मेरे बस में आए तो मैं सब हटा दूं और मैं सिखाऊं आप लोगों को पता नहीं क्या, डेटा इंजीनियरिंग और पता नहीं कौन कौन सा है ना, साइबर सिक्योरिटी, दूसरे को उसमें हैकिंग करना, इस टाइप का चीज है ना। मगर मेरे उसमें नहीं, फ्री फायर खेलवाऊं मैं, मेरे उसमें नहीं। बाकी मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूँ, जैसा सीबीएसई का रिकॉर्ड है ना, जैसे सिलेबस डिलीट हो रहा है और 5-7 साल में ये सब डिलीट हो जाए। वो मैग्नीज का साइज एब्रप्टली बड़ा क्यों है, ये अपन अगली क्लास में देखेंगे। थोड़ा पढ़ के आओगे तो समझ में आने लगेगा, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तू क्या इतना थका हुआ क्यों दिख रहा है, खेलने गया था क्या?